हाय देवाशीष, लेट्स वेट फॉर 1-2 minutes. अभी टाइम हुआ नहीं, 1 minute है हमारे पास, तो अदर्स व्हेन अदर्स विल बी जॉइनिंग वी विल देन स्टार्ट. हाय एवरीवन. Can you guys hear me now? Anybody who can confirm me that you can hear me? यस मैम. ठीक है. देखिए, ये जो टॉपिक अभी आज का हमारा है, this is your next topic in your unit 1 and this is I think the second last topic of your unit first. टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ये हम ऑलरेडी पहले भी कवर कर चुके हैं लास्ट सेमेस्टर में. टाइम वैल्यू ऑफ मनी मोर और लेस व्हाटएवर आई हैव टॉट यू इन दैट सब्जेक्ट आल्सो एज दिस टॉपिक, दिस इज सेम, मोर और लेस सेम, बट आई एम गोइंग टू
cover this topic once more because it is there again in our syllabus. So screen, I hope you guys can see, जिसमें है टाइम वैल्यू ऑफ मनी. कल हमने आई थिंक इसको स्टार्ट नहीं किया था, बट हमने फंक्शंस एंड एवरीथिंग वो कवर कर लिया था कंप्लीट. किसी को उसमें कुछ क्वेश्चन है अभी तक, या अभी तक यूनिट 1 में हम जो कुछ भी कवर कर चुके हैं, लाइक द मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इट्स नेचर और इट्स फंक्शन, या उससे रिलेटेड कुछ भी, या अपने सिलेबस से थोड़ा सा आउट भी अगर जाके आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है व्हिच यू थिंक इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड यू वांट टू लर्न समथिंग, वो भी आप उनसे क्वेश्चन कुछ भी है तो पूछ सकते हैं. और उसके बाद फिर अगर नहीं है तो फिर हम ये प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट. किसी को कुछ इसके बारे में पूछना है जो हमने अभी तक एफएम में कवर कर लिया है कल तक की क्लास में? ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है हमारा, ये हमने कल स्टार्ट नहीं किया था आई थिंक आपके सेक्शन के साथ मैंने बिल्कुल भी. सो वी विल स्टार्ट इट फ्रेश. टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली क्या होता है? वी हैव टू वर्ड्स इन दिस टॉपिक, टाइम वैल्यू, और किस चीज का टाइम वैल्यू हम पढ़ रहे हैं? मनी का. मनी मीन्स पैसा. हम वैल्यू मतलब टाइम के हिसाब से वैल्यू जो है मनी का जब चेंज हो जाता है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में उससे रिलेटेड हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं कि बेसिकली टाइम के साथ साथ किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे क्या वैल्यू उसका एक साल के अंदर चेंज हो जाता है, क्या उसका वैल्यू अगले दिन ही चेंज हो जाता है, या उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगता है चेंज होने में, इम्पैक्ट आने में. लेकिन फॉर श्योर जो वैल्यू है मनी का वो टाइम के साथ चेंज जरूर होगा. So as if you see in our real lives also, if we see कि हमारा जो आज के टाइम में सपोज पैसे की वैल्यू हमारे लिए है, किसी भी एक अमाउंट की अगर हम बात करें, अमाउंट की अगर हम बात करते हैं, तो उस अमाउंट की सेम वैल्यू नहीं थी काफी टाइम पहले. अगर आप कंपैरिजन करें से 10 years 20 years, या अगर हम बहुत ज्यादा पुराना टाइम से कंपैरिजन करने लगे से 50 years पहले की अगर हम बात करें, तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आपको देखने मिलेगा. कैसे? जैसे कि when at the time of independence maybe we were exploited at that level that the value of the money was whatever the money value it was, people used to earn in a very यू कैन से बहुत कम क्वांटिटी में, वेरी लेसर क्वांटिटी उनकी सैलरीज हुआ करती थी या वेजेस हुआ करती थी या जो भी कुछ था. और उसी के हिसाब से फिर हमें आगे अपने खर्चे भी हमारे कम ही, यानी कि जो भी किसी चीज की प्राइस भी होती थी वो प्रोपोर्शनेटली वो भी कम ही होता था. ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन कमा 100 रुपए रहा था और उसका खर्च 10,000 रुपए था, ऐसा नहीं था. अगर कोई पर्सन उस टाइम पे 100 रुपीज अर्न कर रहा था तो सेम ही एक तरह से एक्सपेंसेस भी उसके हुआ करते थे. मोर और लेस उसका मे बी 60 में 70 में उसका खर्चा पूरा चल जाया करता था, जो कि आज के टाइम में भी ऐसे होता है. बट हमारी सैलरी आज के टाइम में 100 रुपए की जगह शायद 1 लाख रुपीज हो गई पर मंथ. somebody is earning say 1 लाख रुपीज पर मंथ, तो उसका खर्चा आराम से 60-70,000 में पर मंथ में उसका काम हो जाता है. सो चीजें वैसी ही हैं, ऑलमोस्ट भी खर्चा वही है. थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हम कह सकते हैं कि फर्क आया है ऑफ कोर्स हमारी लाइफ में, बट अल्टीमेटली जो काम नेसेसरी जो उस टाइम पर चीजें हुआ करती थी आज भी मोर और लेस नेसेसरी वही चीजें हैं. वी यूज्ड टू ईट दैट टाइम आल्सो, वी ईट टुडे आल्सो. सो मे बी हम थोड़ा बेटर खा सकते होंगे. उस टाइम पे शायद हम लोग मोर फोकस करते थे बेसिक नेसेसिटी पे. आज हम हमारे पास आज की लाइफ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में थोड़ी सी कुछ चीजें लग्जूरियस भी हैं जो कि उस टाइम पर लग्जूरियस मानी जाया करती थी, आज वो नेसेसरी में ऐड हो गई हैं. जैसे कि इफ यू ओन अ कार और इफ यू ओन अ व्हीकल, बाइक होना या गाड़ी होना किसी के घर पे पहले टाइम में बहुत बड़ी बात समझी जाती थी. आज के टाइम में more or less everybody has that and it is more of a necessity kind of a thing कि हर किसी की जरूरत बन गया है कि हर किसी को कहीं भी ट्रैवल करना है तो if somebody needs a bike or somebody needs something to travel, कन्वेंस, मतलब पहले कन्वेंस नहीं हुआ करता था लोगों के पास. तो बेसिकली हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वैल्यू जो है मनी की इट लूजेस विद द टाइम. व्हाई? बिकॉज कांस्टेंट राइजेस इन द प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग. हम कुछ भी चाहे खरीदें,
या अगर हम नहीं खरीद रहे, एज अ कंज्यूमर नहीं बात करें, बिजनेस की बात करें, तो एज अ बिजनेसमैन भी अगर हम बिजनेस चला रहे हैं तो भी हमें रॉ मटेरियल खरीदने की तो जरूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल अगर महंगा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी कॉस्ट हमें हाई रखनी पड़ेगी। तो क्योंकि ये इम्पैक्ट हर चीज पे पड़ता है, हर चीज पे पड़ता है मार्केट में, तो इसीलिए सभी चीजों के प्राइसेस राइज ही हो रहे हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि आज कोई चीज इतने की मिल रही है, सपोज 10 रुपीज की कोई चीज मिल रही है आज, तो कल को या 2 महीने बाद वो और सस्ती हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। मतलब बहुत कम होता है ऐसा, अगर होगा भी तो वो कब होता है, वो भी सिचुएशन होती है, बट वो बहुत रेयर सिचुएशन होती है और वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से हो जाता है। सपोज करिए कि अगर कोई एक ऐसा कमोडिटी, ऐसा कोई प्रोडक्ट है मार्केट में जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड ही नहीं है, लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं खरीदना, उस प्रोडक्ट का ऐसा आप देख सकते हैं कभी कि हाँ पहले प्राइस ज्यादा था, अब प्राइस कम कर दिया है लोगों ने। लेकिन अगर वही सेम चीज, सेम क्वालिटी, सेम फैशन के साथ सब कुछ चल रहा है तो उसका प्राइस कभी कम नहीं होगा। या ऐसा भी हो सकता है बहुत बार लोग डिस्काउंट पे चीजें देते हैं, तो डिस्काउंट पे वो चीज इसलिए देती है क्योंकि उसका ट्रेंड चला गया, शायद उसका वो फैशन चला गया, उसका वो टाइम चला गया, अब नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, वो प्रोडक्ट या तो ऑब्सोलीट हो गया या कुछ कहीं ना कहीं क्वालिटी या किसी चीज में वो कॉम्प्रोमाइज करके हमको दे रहे हैं, तब उसका प्राइस कम होगा। बट अदरवाइज इट इज ऑलवेज द केस दैट द प्राइस और द कॉस्ट मेकिंग जो होता है वो हर चीज का, इट इज ऑलवेज राइजिंग राइजिंग एंड राइजिंग, एंड दैट इज व्हाई द मनी इज लूजिंग इट्स वैल्यू। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द आइडिया दैट मनी अवेलेबल एट द प्रेजेंट टाइम, आज के टाइम में जो मनी अवेलेबल है, इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर। यानी कि आज के टाइम में 100 रुपए की वैल्यू ज्यादा है, 5 साल बाद 100 रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी। आज के टाइम की वैल्यू इज मोर, प्रेजेंट टाइम्स वर्थ जो है इज मोर देन दी सेम अमाउंट जो हम फ्यूचर में अगर बात करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर प्राइस कम या अगर उसका कॉस्ट या जो भी वैल्यू है वो कम हो रहा है, और हम अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो हमें ये चीज को बहुत ज्यादा अपना कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि आज के टाइम में अगर अगर हम बात करें कि हमें आज के टाइम में 1 करोड़ रुपया चाहिए, या सपोज नेक्स्ट ईयर में 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो वो 1 करोड़ नहीं रह जाएगा अगर हम 10 साल बाद की बात कर रहे होंगे। क्योंकि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में 10 साल भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग 20 साल की भी हो सकती है। 5 years प्लस जितना भी कुछ भी हम काम कर रहे हैं, अगर 5 साल या 5 साल से ज्यादा के बारे में कुछ भी बात कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट ला रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, फोकास्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म होती है। और लॉन्ग टर्म में बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, सब कुछ चेंज हो सकता है। हम नया ऑफिस स्टैब्लिश कर सकते हैं, हम नए फिक्स एसेट खरीद सकते हैं, हम नए अपना स्टाफ पूरा रिप्लेस कर सकते हैं, हम नई टीम लेके आ सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं चेंजेस। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में जब हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग फोकास्टिंग कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें टाइम के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से मनी का वैल्यू को भी कंसिडर करते हुए अपना पैसे की रिक्वायरमेंट को अकॉर्डिंगली रखना है। यानी कि अगर अगर हमें आज 1 करोड़ रुपीस की जरूरत है, 10 साल बाद हमें अगर इसी प्रोपोर्शनेट में अगर हमें आगे मूव करना है कि हमें 10 साल बाद भी 1 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, तो वो 1 करोड़ नहीं रखेंगे। फिर हम वी विल देन हैव टू स्टडी कि किस किस रेट से या किस मार्जिन पे वैल्यू जो है वो मनी की कम हो रही है, और उस हिसाब से 10 साल बाद ये कितना वैल्यू अपना कम करेगा। क्या 1 करोड़ रुपए की वैल्यू जो आज है वो क्या 1 करोड़ 10 लाख की होगी नेक्स्ट टाइम पे, या 20 होगी, या क्या एक फिगर पे हम कॉम्पनसेट करेंगे जो कि आज के टाइम में और 10 साल बाद के टाइम में वैल्यू इक्वल हो। ठीक है, तो फ्यूचर में ऑब्वियसली हमको ज्यादा अमाउंट का पैसा ही चाहिए होगा, क्योंकि आज के टाइम में मनी की वैल्यू ज्यादा है देन दैट ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर में उसकी वैल्यू कम होने वाली है, तो हमें एक की जगह शायद 1.1 की जरूरत पड़े या 1.2 की जरूरत पड़े। तो प्लानिंग जब हम करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट में, फोकास्टिंग में, कैपिटल स्ट्रक्चर में, इन्वेस्टमेंट में, तो पैसा अकॉर्डिंगली वैल्यू के साथ हम ऐड करते जाएं। आज के ईयर में अगर हम 1 लिख रहे हैं तो मे बी आफ्टर 5 years 1.1 लिखें, मे बी आफ्टर 10 years 1.2 लिखें, कि क्या हम एक्चुअली में कंसिडर करें एटलीस्ट इस चीज को, और फोकास्टिंग में अपनी हेल्प करें अपने प्रोजेक्ट्स में। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो। इट कैन बी यूज्ड टू कंपेयर दी इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव। इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव कैसे करेंगे? सपोज आज को आपको कोई बैंक कहता है आपका लोन सैंक्शन हुआ सपोज 15 साल के लिए या 20 साल के लिए,
आपको तो नहीं पता होगा, लेकिन वंस यू विल बी इनटू द बिजनेस और समथिंग, तो जैसे होम लोन होता है, हम लोग होम लोन लेते हैं। आज हमने कोई घर खरीदा है और हमारे पास ऑफ कोर्स पैसा नहीं है, तो हम बैंक से लोन लेते हैं और बैंक हमको बोलता है ठीक है तुमको 8% या 9% इंटरेस्ट के रेट पे हम तुमको इतना पैसा दे देते हैं। कितना? जितने का हमने घर खरीदा। सपोज हमने घर खरीदा 40 लाख रुपए का या 50 लाख रुपए का घर खरीदा है, और हमने लोन, हमारे पास 10 लाख ऑलरेडी हमारे पास था, तो हमने 40 का लोन कराया सपोज, या जितने का भी हम लोन कराना चाहते हैं उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं। तो क्या होता है, गवर्नमेंट एक क्लॉज रखती है किसी भी लोन में, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म का है। हम जब वापस करेंगे तो वापस आप 50 लाख रुपया 2 साल में, 3 साल में बिल्कुल नहीं करने वाले। हम प्लान जो रखते हैं, रीपेमेंट प्लान जो रखते हैं होम लोन का, वो 10 साल या 15 साल का होता है। तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपको लोन दे रहा है, वो आज ये तो बता देगा कि ठीक है आपका 8% पे लोन सैंक्शन हो गया है, बट कहीं ना कहीं वो एस्टेरिस्क लगा के नीचे के टर्म्स एंड कंडीशंस में नीचे लिख देते हैं कि इंटरेस्ट में बी रिवाइज्ड एज पर दी मार्केट। अब मार्केट कल को ऑब्वियसली टाइम के हिसाब से वैल्यू कम होगा, पैसे का कुछ भी होगा, तो वो इंटरेस्ट रेट जो 8 है वो हो सकता है 2 साल बाद 8.1 कर दे बैंक, आपसे चार्ज करने लगे ज्यादा। तो इंटरेस्ट ऑफ कोर्स वो ज्यादा चार्ज होता है। 15 साल के अंदर आपसे 8% नहीं लेता रहेगा बैंक उसी पैसे पे, क्योंकि पैसा तो उतना ही है जो आपने आज की वैल्यू ले ली है। अब उस पर 8% ही हम 15 साल तक दें, ये पॉसिबल नहीं है। बैंक कीप रिवाइजिंग दोस थिंग्स। सो इट इज वाई बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज दे नो दैट द वैल्यू of the money will change over a period of time, and this loan particularly we are sanctioning is for the long term. इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तो चेंज होगा ही। तो वो कहीं ना कहीं अपनी कंडीशन, अपने आप को सेव करने के लिए कंडीशन ऐसे डाल देते हैं कस्टमर के ऊपर कि हम बाद में रिवाइज करेंगे और तुम कुछ इश्यू नहीं करोगे उसमें। हमें जरूरत होती है तो हम वो चीज को ले भी लेते हैं। बहुत बार क्या, अगर हम होम लोन, अगर हम कोई घर खरीदता है कोई भी, तो पूरा अपनी सेविंग्स से घर नहीं खरीद पाता आज के टाइम में। पहले जमाने में और आज के टाइम में यही डिफरेंस होता था। इतना ज्यादा एजुकेशन, इस चीज फाइनेंशियल जो फाइनेंस है कंट्री का, उसको कंट्रोल करने में इतना ज्यादा एजुकेशन नहीं भी था हमारे पास कि हम, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता था, मगर उनको पता नहीं होता इस पे पैसा कैसे कमाए। ये भी एक तरह से एक स्कीम है कि जिन लोगों को पैसे की जरूरत है वो पैसे पे इंटरेस्ट देके आज ले लेंगे आपसे इकट्ठा पैसा। अदरवाइज आप सोचिए कि अगर सपोज मुझे 50 लाख का घर बनाना है, तो 50 लाख सेव तो मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगी पूरी लाइफ में। शायद मुझे 30 साल 40 साल सेव करने में लग जाए, तब तक मैं घर खरीदूंगी। वो 40 लाख वाले की वैल्यू ऑब्वियसली तब तक बढ़ के बहुत ज्यादा 70 लाख हो चुकी होगी। मैं फिर नहीं अर्न कर पाऊंगी वो 30 लाख। तो वो गैप हमेशा रह जाता था, और घर बनाना लोगों के लिए इसलिए मुश्किल होता था। अब बिकॉज ऑफ दीज सो मेनी लोन्स, पर्सनल लोन आ गया है, और होम लोन्स आ गए हैं, स्टडी लोन भी, एजुकेशन लोन भी आ गया है कि किसी के पास अगर नहीं है पैसा तो आप आज में इकट्ठा पैसा ले लो, बाद में जब आप अर्न करोगे तुमको रिटर्न कर दो। तो लोग भी ज्यादा माइंड नहीं करते हैं उस पर। और इससे बैंक का क्या फायदा है, उनको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, उनके पास वो पैसा फालतू पड़ा हुआ है। जिन लोगों के पास पैसा फालतू है वही अपने बैंक में, अपने अकाउंट में हम रखते हैं ना वही पैसा, उसी पैसे को किसी और को देके और उस पर इंटरेस्ट अर्न कर लेते हैं। तो बैंक का भी फायदा हो गया, और जिसको पैसा इमीडिएटली चाहिए उसको भी मिल गया। अदरवाइज तो सेविंग्स के थ्रू तो इट वाज रियली डिफिकल्ट। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे लोगों के पास, वो कभी फुलफिल ही नहीं होते थे। एंड सेम गोज विद कॉर्पोरेट कल्चर ऑल्सो। लोग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचते रहते थे कि हम कब अपने सैलरी से थोड़ा अर्न कर करके 5 साल 10 साल में इतना सेव करेंगे, अपनी कंपनी स्टार्ट कर पाएंगे। वो हो ही नहीं पाती थी, इतना सेव ही नहीं हो पाता था, अपने खर्चे ही पूरे नहीं होते थे। सो दिस इज हाउ इट इज। So why we are studying is this particular topic is because it is involved in everything means in our personal lives as well as in our corporate lives also. So एक इसका ये फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने का, which may work all the time, which may not work also, but to certain extent, because जैसे मैंने आपको बताया future is uncertain, we have no control on future. कल को अगर आज कोई चीज अगर सपोज 100 रुपए की मिल रही है, अगर कल को बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी सिचुएशन या बिकॉज ऑफ सम मार्केट फोर्सेस उस 100 रुपए की चीज 200 रुपए हो गई, तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं उसका। दैट इज एन एक्सेप्शनल केस। बट इन जनरल या इन नॉर्मल टाइम्स में किस हिसाब से वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होती है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है किसी एक्सपर्ट ने दिया है, जिसके बेस पर हम एज एन फाइनेंस मैनेजर हम इसके बेस पर टाइम वैल्यू निकाल सकते हैं कि आज अगर किसी पैसे की वैल्यू, उसका पैसे प्रेजेंट वैल्यू इज दिस, फ्यूचर वैल्यू विल बी दिस, फ्यूचर वैल्यू इसकी हो जाएगी। तो उसके हिसाब से फिर हम अपने प्रोजेक्ट करें, जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं कहीं पर, या कुछ भी एस्टिमेशन भी लगा रहे हैं फ्यूचर में, wherever money fund or finance is involved.
उस चीज में, ठीक है। सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई इज इक्वल टू द डिस्काउंट रेट इनटू एन नंबर ऑफ जो भी ईयर्स है हम ले रहे हैं, whatever is the period we are taking। इस कोई भी आप इमेजिनरी फिगर, आप ये एक तो ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा। इस फॉर्मूले के हिसाब से कोई भी इमेजिनरी फिगर आप सोच के कि प्रेजेंट वैल्यू सपोज 1 रुपया है, या प्रेजेंट वैल्यू सपोज 1 लाख रुपीज है, या 1000 रुपीज है, या 10 रुपीज है, कुछ भी डाल के फ्यूचर वैल्यू सपोज इज दिस। सो हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग कि या तो प्रेजेंट वैल्यू को अज्यूम कर लेना या फ्यूचर वैल्यू को अज्यूम कर लेना। I you can assume anything or maybe n you can also assume anything, and एक बस इस फॉर्मूले में करेक्ट वैल्यू पुट करके हम कैलकुलेशन मैथमेटिकल जो बेसिक है वो कैलकुलेट ठीक हो जाए, और आप इसको अगर आप दिखा देंगे सो दिस विल बी मोर स्कोरिंग फॉर यू गाइस अगर हमारा ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं तो। अदरवाइज ऑफ कोर्स ये फॉर्मूले का क्वेश्चन फिर आपका ऑप्शनल जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमारे आते हैं, एमसीक्यूज वो होंगे। रीजन क्या है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का? रीजन क्यों होता है ऐसा? आज जो 100 रुपए की वैल्यू वही क्यों नहीं हो सकती 100 रुपए की वैल्यू 10 साल बाद भी? सारे प्राइसेस ऐसे ही रखे हम जो चल रहा है। पेट्रोल प्राइस सपोज आज 70 रुपए तो 70 ही रखे, 70 साल बाद भी 70 रुपए ही रखे। पॉसिबल है ऐसा? इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज थिंग्स आर नॉट इन वन हैंड, नॉट इन वन गवर्नमेंट, नॉट इन वन पर्सन। जो भी अपने आप को आपने अनम्यूट किया है प्लीज म्यूट कर लीजिए। नेहा अपने आप को म्यूट कर लीजिए बेटा। तो क्योंकि सारे फैक्टर्स एक किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी के हाथ में नहीं है, और हर कंट्री का बिजनेस एक दूसरे की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है। हर कंट्री, कोई भी एक कंट्री सारी चीजों का प्रोड्यूसर नहीं है, हमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना होता है। और जब डिपेंडेंट है तो एक दूसरे के साथ उनकी टर्म्स कंडीशंस जो भी पॉलिसीज रूल्स हैं हमें उनको भी अवॉइड करना, तो उनको भी फॉलो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप सारी चीजें नहीं कर सकते। आप सपोज यू आर सीएससी एक्सपर्ट राइट, अगर आपको काम कराना है अपनी कंपनी में तो आप एचआर का काम नहीं कर सकते, आप एफएम का काम नहीं कर सकते, आप सो मेनी डिपार्टमेंट्स हैं वो नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरे लोगों के पास ही जाना पड़ेगा, उनकी एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी। सेम गोज विद एवरीथिंग विच इज इन्वॉल्व इन दी different exercises which are taking place in the organization also। जो भी एक्टिविटीज फाइनेंशियल एक्टिविटीज कहीं पर भी हो रही हैं तो हमें, अब सपोज एक गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो एक गवर्नमेंट भी 5 साल के बाद चली जाती है। उसने अगर आज कुछ बना भी दिए रूल्स रेगुलेशंस तो हो सकता है नेक्स्ट गवर्नमेंट उसको फॉलो ना करे, ना करना चाहे, सारी चीजें नहीं बनाना चाहे। तो इस वजह से टाइम के हिसाब से मनी का वैल्यू चेंज होता ही होता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी अदर फैक्टर्स। तो उनमें से वो कौन से कुछ रीजन है जो हम पढ़ेंगे जिसकी वजह से वैल्यू जो है अप डाउन होता है। पहला तो है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। फ्यूचर का हमें पता ही नहीं है कि क्या होगा। हम अगर आज बोल भी दे, सपोज आज कोई एक पर्सन जो कि कोई बड़ा पॉलिटिशियन है, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ सॉरी, PM Modi, when he was not the PM and he was the CM of Gujarat, he used to give some speeches, slogans वो सब देते थे और ये बोला करते थे कि जब अगर मैं PM होता या मैं पावर में आ जाता तो ऐसा हो जाता। गवर्नमेंट चलाना इज सो इजी कि सेंट्रल में अगर मैं आ जाऊंगा या मैं PM बन जाऊंगा तो 15-15 लाख रुपए तो सबको ऐसे ही मिल जाएंगे। इट वॉज हिज स्टेटमेंट, it was his statement, he said that, and now he is the most powerful person in the country. Being the most powerful person in the country, he is not able to do what he said because that is not possible, that was not possible। और ये सारी चीजें जो हैं उस टाइम पर उनको लग रहा होगा इट मस्ट बी पॉसिबल, आज के टाइम में मैं होता तो मैं कर देता। बट फ्यूचर, जब उनको फ्यूचर ने ये अपॉर्चुनिटी दी एंड ही बिकेम द एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर, तब ये काम नहीं हो पाया। तभी काम नहीं हो पाया का मतलब future was uncertain, he didn't know about the future forces, he didn't know about what condition in future would be, he didn't know about the COVID, he didn't know about the so many things which were unplanned or which never people have seen, या देखी भी हो तो उनको शायद आइडिया ना हो। हर चीज की नॉलेज हर किसी को नहीं हो सकती, या आप कुछ स्टडी कर भी लेंगे मार्केट को तो भी मार्केट में कुछ चीजें आपके हाथ में है ही नहीं, वो चेंज कल को होगी। आपने बहुत अच्छी स्टडी करी, उसके बेस पर आपने कुछ आइडिया डिसीजन लिया, प्लानिंग कर लिया और फिर भी वो चीज फ्यूचर में चेंज होगी, तो क्या करेंगे? तो पहला फैक्टर इसीलिए यही है चेंज होने का कि रिस्क और अनसर्टेनिटी रहती है फ्यूचर में। हमेशा हमारे हाथ में फ्यूचर नहीं है, किसी के भी हाथ में फ्यूचर नहीं है। किसी भी चीज को लेके हम अपने बारे में ही नहीं बता सकते, आप अपने बारे में ही 100% गारंटी नहीं ले सकते कि इस पर्टिकुलर डेट को मैं ये काम कर रहा हूँ, या इस पर्टिकुलर 100% कोई नहीं ले सकता।
ऑब्वियसली वी वुड ट्राई कि हम जो कमिटमेंट्स करते हैं और हम उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, बट कभी भी इमरजेंसी किसी के साथ भी हो सकती है, ये बात तो हम अग्री करते हैं ना। तो जो वो इमरजेंसी है वही वही चीज यहाँ पर हम अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। हम सोचा था यहाँ पर हम घर बनाएंगे, बहुत अच्छा है, बिल्डिंग बहुत अच्छी खड़ी, कुछ पता ही नहीं कल को अर्थक्वेक आया, पूरी बिल्डिंग ही डिमोलिश हो गई, खत्म हो गई। What would you do? So this was not in our plan कि ऐसा कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। इट इज अ ह्यूज लॉस, इट इज अ बिग लॉस। रिकवर करने के लिए आपको ईयर्स लग जाएंगे, तो आपने जो अपने 10 साल की प्लानिंग की थी वो सब खत्म हो गई, जीरो। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो चेंज हो रहा है उसका पहला रीजन हो गया रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम सिर्फ अज्यूम ही कर सकते हैं, और अजम्पशन के बेसिस पर हम अपना सारा कुछ कर सकते हैं, प्लानिंग भी और जो भी हम करना है हमें। Next is inflation. Inflation is the basic and very important reason of value, losing value of the money over a period of time. Why? Because किसी भी एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तो रहता ही है, कहीं पर उसका रेट कम होगा, कहीं पर उसका रेट बहुत ज्यादा होगा, बट ऐसा कभी भी नहीं होता कि भाई बिल्कुल भी प्राइस ना बढ़े किसी भी चीज का। किसी भी चीज का प्राइस बिल्कुल ना बढ़े ऐसा नहीं हो सकता ओवर लॉन्ग पीरियड इन टाइम। एक साल में हो सकता है ना बढ़े, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो सकता है ना बढ़े, बट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप ये ध्यान रखिएगा, हम कुछ भी जो भी मेजर चेंजेस की बात कर रहे हैं वो हम लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में आप अपना फिक्स एसेट नहीं चेंज कर सकते, शॉर्ट टर्म में आप ना अपना फिक्स एसेट को बेच पाएंगे कि उससे पैसा ले लें, ना आप नया बना पाएंगे। यू विल नीड सम टाइम। आपको हमें अगर घर भी बनाना होता तो हम घर, ऐसा नहीं है वो काम कि हम सोचें कि 1 महीने में घर बन जाएगा। You will take time, it will take years to start things which are fixed or which are long term. तो इन्फ्लेशन में why I'm telling you long term, क्योंकि जनरली जो भी बात हम कर रहे हैं, जो भी मेजर चेंजेस आएंगे वो लॉन्ग टर्म में ही हो सकते हैं। एक साल इज सच अ शॉर्ट टाइम जिसमें हम मेजर चेंजेस कुछ नहीं कर सकते। बिजनेस में भी, बिजनेस में एज फार एज फाइनेंस इज कंसर्न, एज फार एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न, हम लॉन्ग टर्म की बातें ही करेंगे जब हम बहुत मेजर कुछ फिक्स चीजों में चेंज कर रहे हैं। करंट एसेट्स को ही हम चेंज कर सकते हैं, करंट लाइबिलिटीज को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिक्स एसेट्स, फिक्स लाइबिलिटीज को हम लाइबिलिटीज को रीपे नहीं कर सकते इमीडिएटली, फिक्स एसेट्स को ऐड नहीं कर सकते इमीडिएटली एक साल के अंदर, वी विल नीड सम टाइम। तो सेम गोज विद इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी में होगा, राइजेस इन द प्राइसेस विल बी देयर। क्यों? क्योंकि आज सपोज मेरा कोई बिजनेस है और मैं कोई प्रोडक्ट बनाती हूँ, किसका प्रोडक्ट, सपोज कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, किसी भी कोई कुछ भी जिसके लिए रॉ मटेरियल हमें कुछ भी चाहिए, हमें प्लास्टिक रॉ मटेरियल चाहिए, हमें आयरन रॉ मटेरियल चाहिए, या हमें कोई और मेटल चाहिए रॉ मटेरियल अपना प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी अगर बढ़ रहा है तो मैं भी तो अपना कॉस्ट बढ़ाऊंगी ना प्रोडक्ट का बनाने का। पहले मुझे एक रॉ मटेरियल का, एक सपोज 100 किलो रॉ मटेरियल मेरे को 100 रुपए में मिलता था या 100 करोड़ रुपए में मिलता था, वट एवर इट इज, जो भी हम एज्यूम कर सकते हैं फिगर्स, आज वो हमें थोड़ा सा बढ़ के मिल रहा है पैसा। तो जब मेरी कॉस्ट बढ़ गई बनाने की, तो मैं अगर उस प्रोडक्ट को अब बाद में उस प्रोडक्ट को पहले तो 500 रुपए में बेचती थी, तो अब मुझे ज्यादा में बेचना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी कॉस्ट वहां पे बढ़ गई 500 रुपए। या तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाए, या फिर मैं प्रॉफिट कम क्यों करूंगी, मैं ऑब्वियसली प्राइस भी बढ़ाऊंगी। जब मेरा रॉ मटेरियल या मेरा इनपुट जब बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आउटपुट की भी कॉस्ट इंक्रीज होगी। सो इन्फ्लेशन यही है कि मनी जो भी आपको आज मिल रही है उसकी परचेसिंग पावर जो है वो फॉर श्योर फ्यूचर में कम होने वाली है, आज जो उसकी वैल्यू है। ठीक है, जो वैल्यू आज 1 रुपए की है वो फ्यूचर में नहीं रहेगी। हम खुद ही जब हम स्कूल जाया करते थे, आप देखें 5 साल पहले या 10 साल पहले की बात है, जब हम बहुत ज्यादा कुछ और ही हमारा लेवल था, तो पैसे की वैल्यू तब बहुत ज्यादा हुआ करती थी। 10 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी। 10 रुपए, आप में से आप लोगों को शायद 10 रुपया पर डे या 2 दिन का एक वो मिलता होगा, क्या हमें पॉकेट मनी मिल रही है। बट आज के टाइम में 10 रुपीज इज नथिंग, वो नहीं हो पाएगा काम। इट्स वाई, बिकॉज आज जो है वो पास्ट के हिसाब से आज जो है वो फ्यूचर था। तो सेम गोज विद प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑल्सो, कि आज जो वैल्यू वो ऑब्वियसली कम होने वाली है फ्यूचर में, क्योंकि पास्ट में जो थी वो आज नहीं है, तो जो आज है वो फ्यूचर में भी नहीं रहेगी। कंजम्पशन, कंजम्पशन भी डिपेंड करता है कंजम्पशन पे भी, क्योंकि इंडिविजुअल्स जनरली क्या करते हैं, आज ही हमें कोई जो चीज आज मिल रही है वो आज ही ले लो, फ्यूचर में पता नहीं मिले ना मिले। होता ना, आपको बोले, अगर कोई ऑप्शन बोले कि बताओ आपको फॉर एग्जाम्पल हम सैलरी लेते हैं या सैलरी
पैसा हमें चाहिए, राइट? तो हम सोचते हैं जो चीज हमारे को हमें आज मिल रही है हम आज ही ले लें, रादर कि हमें वो कल मिले या 1 महीने बाद मिले या 10 दिन बाद मिले। ठीक है, आपने सपोज किसी से कुछ पैसे बोरो कर रखे थे, आप उसको वापस तो वो पैसा बंदा चाहेगा कि मेरा आज ही वापस कर दे, बजाय कि मेरे को 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद वापस करे, अनटिल हम उससे कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमारा कोई प्रॉफिट हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कुछ है। तो बेसिकली इंडिविजुअल्स जो है वो जनरली प्रेफर करते हैं कि आज ही काम कर लो, कंजम्पशन का काम तो आज ही कर लो, कुछ खाने अच्छा मिल रहा है, अच्छा तो आज ही मिल जाए, कल कल कुछ और देख लेंगे, आज ही अच्छा कुछ खा लेते हैं, कल का पता ही नहीं है हमको फ्यूचर में क्या होगा, है ना? तो कंजम्पशन इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हद तक किस टाइम में कौन सी अवेलेबिलिटी हमारे पास है इन्वेस्टमेंट की, दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि कल को बेसिकली राइज होगा या वैल्यू तो ऑफ कोर्स डिमिनिशिंग होने वाली है, कमी होने वाली है। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एक तरह से हिसाब से हाउ इट बिकम्स द रीजन ऑफ टाइम वैल्यूज, एन इन्वेस्टर कैन प्रॉफिटेबली यूज द रिसीव्ड मनी टुडे टू गेट हायर रिटर्न्स टुमारो। ये भी एक बहुत अच्छा और एग्जांपल जो हम सेम एग्जांपल आई थिंक मैंने आपको पहले भी पढ़ा था इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ रहे थे, ये सेम चीज कि आज 10,000 रुपए की जो वैल्यू है वो अगर हम इससे कोई अर्निंग्स कर रहे हैं, कोई अर्निंग्स कर रहे हैं, आपको बोले कि आज पैसे लेने हैं 10 साल बाद पैसे लेने हैं, तो आप बोलोगे आज ही दे दो पैसे, क्योंकि आप शायद उस 10,000 रुपीज से कुछ और अर्न कर सकते हैं, या उस 10,000 रुपीज से कुछ ना भी अर्न करो तो आप खर्च ही आज करना चाहेंगे, और कुछ भी नहीं खर्च करना चाहेंगे तो एटलीस्ट आप उससे अर्न तो कर पाएंगे। अगर आपने खर्च नहीं किया, आपने बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, बैंक में अपने डिपॉजिट ही कर दिया, अगर वो 10,000 रुपीज आज की डेट में, जो कि अगर नहीं है तो जीरो अर्निंग्स है, अगर कुछ भी आपने एडिशन करा अपने बैंक अकाउंट में, उसके ऊपर इंटरेस्ट थोड़ा बहुत तो बैंक देगा ही आपको, 4% वट एवर इज द स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड। तो बेसिकली 4 साल बाद उसकी वैल्यू फिर बढ़ गई। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है उसके हिसाब से आ जाइए, कोई बात नहीं, क्लास ओवर हो जाएगी। So basically, if any individual in any given point in time investment opportunity उसके पास आज है, तो वो कहेगा मुझे आज ही पैसा दे दो, मैं तो बैंक में इन्वेस्ट करना है, या मैंने एफडी लेनी है, या मैंने अपने लिए कोई इंश्योरेंस प्लान लेना है, या मैंने अपने लिए कोई मेडिक्लेम प्लान लेना है, कुछ भी जो भी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सपोज मेडिक्लेम के लिए आज मेरे पास पैसे नहीं, मैंने अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा, कल को खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाती हूँ, मेरा वहां पे खर्चा लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज आता है, बिकॉज ऑफ दैट शॉर्टेज ऑफ मनी या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दैट मनी विच could have been at with me, या मुझे वापस मिल जाती तो मैं शायद उससे अपना इंश्योरेंस ले लेती, तो शायद मुझे लाख रुपया मुझे हॉस्पिटल में लगाने से हाँ जी सर, मेल करा, ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। सो तो उस पर्टिकुलर चीज का फिर लॉस होने से बचा कि अगर हम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर देते, हेल्थ इंश्योरेंस में अगर हम 10,000 रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते, तो वो जो 10 लाख रुपया लॉस हुआ हॉस्पिटल के खर्चे में, वो पूरा बच जाता। सो इट डिपेंड्स कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टमेंट की कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या है, उससे हम कब क्या अर्न कर सकते हैं। ठीक है, सेम गोज विद एफडी, सेम गोज विद एलआईसी का प्लान, कि मैंने अपना कोई लाइफ इंश्योरेंस कवर ले लिया आज, और कल को मुझे कुछ हो जाता तो मैंने जिसको नॉमिनी बनाया उसको अच्छा खासा पैसा मिल गया, तो 10,000 रुपए से सपोज मेरी डेथ से अगर किसी को 1 लाख रुपीज, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख वट एवर मिलता है, सो दिस इज गुड। सो दिस डिपेंड्स कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी एक रीजन बनता है कि क्या अपॉर्चुनिटी आदमी के पास आज है, उससे पैसे से वो पैसा बना सकता है, या क्या क्या कर सकता है वो, उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन से अगर वो उसकी वैल्यू को बढ़ा सकता है, तो बढ़ा इसी तरीके से सकते हैं कि हम पैसे से पैसा कमाते हैं, कैसे उस पैसे में हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, बिजनेस कर लिया तो भी पैसा एक्स्ट्रा आएगा, या हमने कुछ और इन्वेस्ट कर लिया ऑन अ पर्सनल नोट तो भी पैसा उससे हमें आएगा। तो हम इस टाइम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में के थ्रू हम पैसे की वैल्यू अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। बट अगर हम ऐसे बात करें बेसिक वैल्यू की कि 10,000 का वैल्यू 10,000 रहेगा या नहीं, वो ऑफ कोर्स लूज ही होने वाला है। हाँ, विद मी मे बी विद द इंटरेस्ट, विद द एडिशन ऑफ इंटरेस्ट एवरी ईयर, मे बी वो 10,000 की वैल्यू मेरे लिए 10,500 या 11,000 हो जाए, ठीक है, बट वैल्यू ऑफ द मनी विल रिमेन सेम। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपकी अटेंडेंस कर लेती हूँ क्लिक, उसके बाद फिर बात करते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन है अभी तक तो बताइए।
क्लियर है सबको? इन्वेस्टमेंट हमें इंपॉर्टेंस कर लें अभी फिर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम पढ़ क्यों रहे हैं? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट? इम्पोर्टेंस या इसका यूज क्या है? कहाँ पे हमें हेल्प मिल सकती है? कहाँ से हम इसको या हम इसको स्टडी कर ही क्यों रहे हैं? व्हाई इट इज पार्ट ऑफ करिकुलम आल्सो एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ फाइनेंशियल मैनेजर टू नो द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज कि वो अगर उसको पता होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में लगा सकता है। कैपिटल जो भी हमारे फंक्शंस थे, एफएम के जो भी हमारे फंक्शंस थे, उन सब फंक्शंस को आप यहाँ पे यूज करके इस तरह से दिखा सकते हैं कि दैट द पर्सन और द एफएम or the financial management uses these particular time value of money इसका जो है डिसीजंस लेने में, अपने जो भी उसके फंक्शंस हैं, बेसिक काम तो फाइनेंशियल डिसीजंस लेना ही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो इन सब डिसीजंस में वो अपनी इसकी इंपॉर्टेंस है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना प्रॉपर होगा। अगर हमें पता होगा कि किस अमाउंट ऑफ मनी की क्या वैल्यू किस टाइम पीरियड में रहेगी तो हम अकॉर्डिंगली उसको चेंज करके अपडेट करके अपने पास अपने बिजनेस प्लान में या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में लेंगे। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस जो कि अगेन फर्दर व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट्स और समथिंग, तो कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस में भी एक फाइनेंशियल मैनेजर अपना रोल और बेटर तरीके से कर सकता है प्ले if he considers this and if he doesn't consider, तो भी ऐसा नहीं है कि प्लानिंग नहीं हो पाएगी या एस्टिमेशन नहीं लग पाएगा या कोई और काम ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बट उसमें प्रोन है एरर प्रोन या लॉसेस होने के ज्यादा चांसेस हैं। जितना हम अज्यूम करेंगे कि एग्जैक्टली हमें इससे इतना प्रॉफिट होगा, वो होने के चांसेस कम है, प्रॉफिट कम होने के चांसेस ज्यादा हैं अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फैक्टर नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में या किसी भी चीज में। आईआरआर जो है इंटरनल, ये मैं आपको डिटेल में कल ही बताती हूँ एग्जाम्पल, हमने ये एग्जाम्पल वैसे भी पहले भी पढ़ा हुआ है बट मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में कल ही बताऊंगी। इंपॉर्टेंस इसकी यही है कि बहुत सारे जो भी डिसीजंस हम ले रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजंस ले रहा है, चाहे वो उसके किसी भी चीज से रिलेटेड है, किसी भी चीज से रिलेटेड का मतलब चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, चाहे वो फंड रेज करने की बात कर रहा है, चाहे वो कैपिटल कॉम्पोजिशन की बात कर रहा है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहा है कि मुझे कब कौन सा पैसा कितना कहाँ से उठाने के लिए कॉस्ट लगेगा, कुछ भी, चाहे वो डिविडेंड डिसीजन की बात कर रहा है कि मुझे कितना शेयर होल्डर्स को पे करना है, या he would be considering about the interest which he has to pay to the bank or any other financial institution which is lending the money in the form of capital। किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, जो भी हमने फंक्शंस अभी कल में कवर करे हैं एफएम के, हर डिसीजन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एक एफएम की ड्यूटी बनती है कि वो उसको कंसिडर करे और तब डिसीजंस ले। अदरवाइज जैसा हम सोच रहे हैं वैसा कॉस्ट डिसीजन वैसा उतना प्रॉफिट हो सकता है ना हो, या बहुत बार ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट कैलकुलेशन हो भी प्रॉफिट ज्यादा, लेकिन हम ये ही नहीं समझ पाए कि वो प्रॉफिट कैसे कहाँ से हुआ, मतलब कैलकुलेशन या फैक्टर नहीं करना आ रहा है हमको, ये भी हो सकता है अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करें। जैसे कि हमें पता ही नहीं कि यहाँ से हमें कहीं से हमको इंटरेस्ट आ सकता है या हमारी इनकम एक्स्ट्रा हो सकती है, हमने उसको कंसिडर ही नहीं करा, कल को वो इंटरेस्ट तो आ ही जाएगा, हमारा प्रॉफिट भी बेस्ट ज्यादा हो जाएगा, हमें पता ही चलेगा कि प्रॉफिट कैसे ज्यादा हो गया, पता ही चलेगा until we would thoroughly go to our accounts books। एक एक चीज आप देखें, आप सपोज हम हर कोई हम अपना बैंक अकाउंट भी एवरी टाइम हम चेक नहीं करते हैं, बट हमारा टाइम टू टाइम बैंक अकाउंट में हमारा इंटरेस्ट क्रेडिट होता रहता है हमारे अकाउंट में, और वो कहीं ना कहीं एडिशन हो गया, हमें नहीं पता, हमें पता है 10,000 रुपए हमारे अकाउंट में पड़ेंगे, एग्जैक्ट कितने पड़े हमें नहीं भी पता होता, एडिशन हो जाता है इंटरेस्ट का, वो हम कहीं फैक्टर ही नहीं करते, हम कहीं वो अपनी इनकम में भी नहीं दिखाते, और हम क्योंकि खर्चे करते रहते तो पैसा ऑफ कोर्स कम होता रहता है हमारे अकाउंट से, लेकिन कुछ ना कुछ नॉमिनल अमाउंट ऐड भी होता है जो हम कहीं फैक्टर नहीं करते हैं। हम बोलते हैं हमने जितनी सैलरी अर्न की हमारे उतनी इनकम है, बट इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक हम कभी भी अपनी सैलरी में ऐड नहीं करते। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम कहीं ना कहीं लूज करते हैं या फॉरगेट कर जाते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में तो फिर भी ये ओके है, अपना पर्सनल अकाउंट में कुछ पैसा एडिशन में आ रहा है तो ठीक है, लेकिन बिजनेस में एक एक एक्टिविटी का एक एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होना एफएम के पास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये हम ये वाली चीज हम वैल्यू जो है इंपॉर्टेंस हमने दो चीजें पढ़ ली, एग्जाम्पल हम कल पढ़ेंगे कल, ठीक है? यहाँ से हम कल करते हैं, कल मतलब नेक्स्ट वीक व्हेनेवर वी विल हैव द नेक्स्ट क्लास। ठीक है देन, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।